नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। IND24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए सुबह से ही वोटिंग जारी है। हमने देखा चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों ने प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक दी थी। लेकिन आज इम्तिहान का दिन है। दोनों ही दलों के दावे चाहे कितने भी मजबूत हों, लेकिन तय तो आखिर जनता को ही करना है। इस बार गौर करने वाली बात यह भी है कि सर्व आदिवासी समाज की तरफ से अकबर कुर्राम भी मैदान में हैं और जीत का दम भर रहे हैं। तो सुबह से ही हम देख रहे हैं वोटिंग जारी है, मतदाता मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। बीजेपी एक तरफ जहां अपनी जीत को लेकर आश्वासित है, बीजेपी का कहना है कि इस बार जनता बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को वोट देगी, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी भी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। लेकिन आखिरकार तय तो जनता को ही करना है कि जनता किसको चुनना चाहती है, किसको अपने जनप्रतिनिधि के तौर पर देखना चाहती है। तो देखिए, लगातार सभी जीत का दावा कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने भी जीत का दावा किया है। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है। हमें पूरा विश्वास है कि भानु प्रतापपुर की जनता कांग्रेस को आशीर्वाद देगी। तो सभी वोट करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। एक तरफ जहां मतदान करने के लिए मतदाता वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो वही कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी भी वोट करने के लिए पहुंची। क्या कुछ कहा उन्होंने वोट करने के बाद, सुनिए। वक्त हम मौजूद है लखनपुरी मतदान केंद्र में और यहाँ पर मनोज मंडावी जी की जो धर्मपत्नी है वो भी पहुंचे हैं, सावित्री मंडावी जी। जी, बात करेंगे, आज आप मतदान के लिए पहुंचे, कड़क की ठंड में क्या करें? बिल्कुल, मैंने अपना मत दे के आ रही हूँ तेलगरा से। मेरा वहाँ तेलगरा में है वहाँ, तो बिल्कुल पूरे मतदाता जो है भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र मतदाता बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में वोट दे रही हैं। जी, क्या लगता है आपको, किस तरीके से रुझान दिख रहा है लोगों में? बिल्कुल यहाँ पर पूरे मतदाता जो है, पूरे महिलाएं जो है, हमको भरपूर सहयोग और उनका आशीर्वाद बिल्कुल मिल रहा है। बिल्कुल हमारे पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में ही वोट दे रहे हैं पूरे। निश्चित रूप से आप देख सकते हैं मनोज मंडावी की धर्मपत्नी है, वो यहाँ पे आए थे लखनपुरी, और उनका साफ तौर पे कहना है कि जो कांग्रेस के वोट पक्ष में ही लोग यहाँ पर वोट दे रहे हैं। विकासम भरे, IND24 न्यूज। तो दोनों ही दल जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि ये दावे नतीजों में कितना कन्वर्ट हो पाते हैं। बहरहाल इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ सत्य प्रकाश जी जुड़ गए हैं, भाजपा प्रवक्ता KS चौहान जी जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले KS चौहान जी, आपके पास में आना चाहती हूँ। पिछले उपचुनावों पर अगर नजर डालें तो हर बार कहा गया है कि जनता आपके साथ है, जनता आप पर विश्वास कर रही है। क्या लग रहा है इस बार कितना आश्वासित है जीत को लेकर? क्या विश्वास जीत पाएंगे जनता का? जी बिल्कुल 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 प्रशंसा जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। इसमें हम ये देखें कि 2018 में जो चुनाव हुए और जो वोट ऑफ परसेंटेज था और जो अभी उपचुनाव हुए उसमें जो वोट ऑफ परसेंटेज है, तो वो कांग्रेस का गिरा है और भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा है। और आज इस उपचुनाव में तो हद हो गई है। शुरू से ही हम अगर देखें प्रशंसा जी, तो कांग्रेस पहले सांत्वना की वोट बटोरने के चक्कर में उस प्रत्याशी को दे दिया उन्होंने कि जो 30 साल से 1993 से उसी घर में टिकट मिल रहा है। 3 बार चुनाव हारने के बाद, मनोज मंडावी के 3 बार चुनाव हारने के बाद भी उन्हीं के घर पर टिकट मिला। दूसरी बात, जब इनको ये पता चला कि हमारे ब्रह्मानंद नेताम जी मैदान में उतर गए, जो कि सरपंच से लेकर विधायक तक का अपना सफर तय कर चुके हैं, ग्राउंड लेवल के नेता हैं, और उनकी जो प्रत्याशी है वो तो कुछ ग्राउंड लेवल में थी नहीं, उनका कोई मतलब कोई जनप्रतिनिधि का ऐसा कुछ था नहीं, वो नौकरी कर रही थी अपनी। तो जब इनको पता चला कि हमारे प्रत्याशी के सामने उनका प्रत्याशी बहुत ज्यादा कमजोर है, तो इन्होंने एक रणनीति चलाई, दुष्कर्म, ठीक है।
जो कि ये पहले भी कर चुके हैं। कांग्रेस की ये रीति रही है। 1971 में इन्होंने मीसा एक्ट लागू किया था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसमें नो वकील, नो दलील और नो अपील था। उसमें 1973 में उन्होंने विपक्ष के बहुत सारे नेताओं को पकड़ के उन्होंने जेल में डाल दिया। और चलिए ठीक है, पूछ लेते हैं केएस चौहान जी, पूछ लेते हैं कांग्रेस से। यही बात कर रहा हूँ सत्य प्रकाश जी, आप ये बताइए, आपके चेहरे पे मुस्कान नहीं दिख रही है, आखिरकार ऐसा क्यों? जीत का आश्वासन नहीं है क्या इस बार? नहीं, मुस्कान तो पूरी, मैं बहुत गौर से मैं चौहान जी की बात को सुन रहा था कि देखिए बीजेपी कैसे महिला विरोधी है, इनके बयानों से आपको दिख जाएगा। बड़े नेताओं को छोड़ दीजिए, इनके जो प्रवक्ता जो डिबेट पे आ रहे हैं, आप जैसे प्रतिष्ठित चैनल बैठ रहे हैं, एक महिला जो शिक्षिका है, जो घर भी संभाल रही है, बाहर को भी संभाल रही है, उसके खिलाफ ये कैसे बोल रहे हैं कि जो कभी जनप्रतिनिधि के तौर पे नहीं रही? मतलब इनको क्या, महिलाओं के खिलाफ इनको, पूरी भाजपा को क्या तकलीफ है, ये आज तक किसी को समझ में नहीं आई है। अब यूपी से लेके जम्मू से लेके कहीं के भी देख लीजिए, चाहे यहाँ का आप रमन सिंह जी के टाइम का एनसीआरबी डाटा देख लीजिए, 61% था, आज 50% है। तो इनका महिलाओं के प्रति क्या सोच है, आदिवासियों के प्रति क्या सोच है, वो साफ दिखता है। मेरे को किसी बोलने की जरूरत नहीं, प्रशंसा जी आपने भी सुना है, उचित जी ने भी सुना है। इनकी सोच दर्शाती है, और यही सोच इनको भानु प्रतापपुर बहुत बुरी तरह ले डूबेगी, और इनको ये सोचने में मजबूर कर देगी कि अगला चुनाव किस तरह से जीतेंगे। इनको तो पहले चिंतन शिविर लगाना चाहिए कि जनता इनसे दूर क्यों जा रही है। और मैं तो इनको एक सलाह जरूर दूंगा कि अपनी सोच को थोड़ा बदलिए। बिल्कुल, एक सवाल उठा रहे हैं, मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगी। सत्य प्रकाश जी, एक सवाल उठा रहे हैं केएस चौहान जी, इनका ये कहना है कि सिंपैथी फैक्टर खेलने की कोशिश की है। कहना है कि उनके जो प्रत्याशी हैं वो काफी ज्यादा मजबूत है, और सावित्री मंडावी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इनके प्रत्याशी मजबूत तो है, वो बात तो ठीक है, थाने में जाके इनकी मजबूती दिखेगी कितने मजबूत है। वो शरीर से मजबूत हो सकते हैं, थाने में दिख जाएगा कितने मजबूत है। वो भागते क्यों फिर रहे अगर मजबूत ही है तो? देखिए, महिलाओं के प्रति इनकी सोच। दूसरी बात जो अभी आपने बोली कि इनके जो प्रत्याशी और हमारे प्रत्याशी का आप अंतर देखिए। हमारे प्रत्याशी शिक्षिका है, एक शिक्षिका को हमने वोट दिया, महिला शिक्षिका, और वहां पे सबसे ज्यादा जब वोटरों की अगर जनसंख्या देखें तो महिलाओं की जनसंख्या ज्यादा है। तो एक शिक्षिका को हमने वोट टिकट दिया है, और इन्होंने एक जिसके ऊपर आरोप है बलात्कार का, उसके ऊपर उनको टिकट दिया। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है, एक हमने वोट मांगा भानु प्रतापपुर जनता से, और वो है विकास। भूपेश बघेल जी का नाम और विकास। आप देखिए प्रशंसा चारों तरफ, आप देखिए बस्तर संभाग जहां लोग जाने से डरते थे, आज दिन में हो चाहे रात में हो वहां जाते हैं। वहां इनके सरकार के समय में सरकारी स्कूलें बंद हो गई थी, आज वहां स्कूलें हम लोगों ने खोली है। आत्मानंद स्कूल भी खुले हैं, खुलने जा रहे हैं। बिल्कुल, चलिए पूछ लेते हैं, उचित सर के पास में जाना चाहूंगी। उचित सर, अगर अब बात करें, कांग्रेस का नारा है भूपेश है तो भरोसा है, क्या यही नारा हर बार काम कर जाता है पिछले उपचुनावों के नतीजों पर अगर हम नजर डालें तो? नारा ही काफी नहीं रहता है, पूरे का पूरा संगठन उसके लिए होना है। उसके संगठन, पूरी चीजें, पूरी फील्डिंग, पूरी लंबी एक प्रक्रिया होती है। जरूरी नहीं कि एक नारे के भरोसे ही चुनाव जीता जा सकता है कि भोपाल से तो भरोसा है। ये उनका एक सफल नारा है जो पिछले 4 साल से 5 साल से लगातार वो देखते आ रहे हैं उनको, और वही उनको निरंतर सफलता भी मिलती आ रही है। तो निश्चित तौर पे ये 5वां कोशिश भी उनकी हो ही रहेगी। ये पहला ऐसा प्रदेश होगा, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में पहली बार 5 उपचुनाव हुए हैं, जिसमें से 4 उपचुनाव कांग्रेस ने जीती है। और ये 5वां उपचुनाव के रिजल्ट हम देखेंगे कि 3 दिन बाद क्या होता है। लेकिन ये बात सत्य है कि अगर हम देखें तो दोनों ही लोगों ने फील्डिंग बहुत अच्छी की, बहुत अच्छी मेहनत वहां कर रहे हैं। भूपेश बघेल की अपनी एक छवि दांव पे लगी हुई है, उन्होंने काफी प्रचार प्रसार वहां भी किया। पूरा तंत्र, पूरे संगठन का तंत्र, प्रशासन सब वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं। एक ब्रिजमोहन जी के जाने से भी वहां पे जो एक सीधे साधे सफेद कैनवास पे भी काफी कलरफुल रंग वो भर रहे हैं वहां पे। तो लगातार दोनों तरफ से पुरजोर कोशिश जारी है कि ये पिछले 4 साल में विपक्ष ने क्या किया है उसका भी लिटमस टेस्ट है, और 4 साल में भूपेश के विकास की जो छत्तीसगढ़ मॉडल है उसका भी टेस्ट है। सिंपैथी वोट, नो डाउट कांग्रेस के साथ सिंपैथी वोट है। मैं फिर कहूंगा कि अभी भी इस चुनाव में जो बहुत ट्रायंगुलर करके अकबर राम खुर्राम ने जो ट्रायंगुलर चुनाव की तरफ कर दिया है और बहुत ही उत्साह उसमें भर दिया है। अदरवाइज आप मान सकते हैं कि अभी भी उसके बावजूद भी आदिवासी समाज ने जो अपने कैंडिडेट खड़ा किया है, तो उन्होंने जो रंग डाला है उसका रिजल्ट अब उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है कि किस ओर रिजल्ट डाइवर्ट होगा। वैसे भारतीय जनता पार्टी भरपूर कोशिश कर रही है कि इस बार 5वें उपचुनाव में वो शिकस्त देने की कोशिश करें।
लेकिन आज भी जिस तरीके से एक शिक्षिका है, वो बहुत अच्छी छवि है उनकी। सावित्री मंडावी एक सौम्य चेहरा है, कांग्रेस का चेहरा है। भूपेश के उनके पास काफी पॉजिटिव चीजें हैं। उनके पास एक भावनात्मक वोट है, जिनकी बात कर रहे थे कि उनके मनोज मंडावी जी के प्रति लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है, कांग्रेस के प्रति भावनाएं जुड़ी हुई है। सीटिंग एमएलए रहे हैं, कांग्रेस का 4 साल से इस जगह पर राज है। वो सीटिंग एमएलए की पत्नी रही है, तो वो काफी पॉजिटिव फैक्टर उनकी तरफ जाते हैं। नो डाउट कि आज इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पिछले अन्य चुनाव से काफी ज्यादा मेहनत कर रही है, और बृजमोहन अग्रवाल जी ने तो जो मेहनत, सभी तरीके की मेहनत बृजमोहन जी ने, केदार कश्यप जी ने जो कर रहे हैं, आपके पास के देख रहे हैं जी कर रहे हैं, तो निश्चित ही काफी माहौल उन्होंने बनाया हुआ मैं आना चाहूंगी उचित सर, मैं आपके पास लौटूंगी। पहले दंतेवाड़ा, खैरागढ़, मरवाही हाथ से चला गया, अब अगर भानु प्रतापपुर भी अगर हाथ से चला गया तो ये तो सर फिर आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन नहीं रहेगी, डेंजर सिचुएशन हो जाएगी। आगामी समय में चुनाव भी हैं। अलार्मिंग तो अभी दिख ही रही है। एक्चुअली ये चुनाव हार रहे हैं। इनकी जो कवासी लखमा और सावित्री मंडावी जी जब आम सभा और रैली निकालते हैं तो आम जनता का आक्रोश उनको सहना पड़ता है। ये कभी भाजपा प्रत्याशी के साथ नहीं हुआ। और भाजपा प्रत्याशी, एक मिनट को बात कर लीजिए, बोलने दीजिए, आपका समय आएगा, बोलिए। भाजपा प्रत्याशी को 3 साल से इन्होंने पॉक्सो एक्ट में लगाकर है, मान लीजिए ये हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि पॉक्सो एक्ट जिस इंसान को लगा हुआ है वो लो प्रोफाइल आदमी नहीं है, हाई प्रोफाइल आदमी है, और इनको जो लगा हुआ है वो अभी तक वारंट नहीं निकला, 3 साल हो गए। ये कहीं ना कहीं सुरेन जी की और भूपेश जी की मिली भगत जो है वो दर्शाती है, और एक कुत्सित प्रयास, एक निचले स्तर की राजनीति करने का प्रयास है। क्योंकि इन्होंने, मेन बात यह है कि इन्होंने कोई भी काम नहीं किया, विकास नहीं किया। इन्होंने एक भी आप काम बता दीजिए जिसका शिलान्यास किया हो और जिसका लोकार्पण किया हो। पूछ लेते हैं सत्यप्रकाश जी, ब्यौरा दीजिए, आप क्या काम किया है आप लोगों ने? अभी मेरी बात खत्म। चलिए ठीक है, आप अपनी बात कर, थोड़ा समय दीजिए जी। मैं ये बोलना चाहता हूं कि आज तक रोड रास्ता, और जब आप भानु प्रतापपुर जाएंगे ना तो आप जाते जाते आप 2 व्हीलर में आकर जाएंगी तो आप कहुलिया ही बिगड़ जाएगा वहां जाते जाते। और 5 किलोमीटर की भी आप भानु प्रतापपुर के जिले में आप मेरे को रोड बना दीजिए जो इन 4 सालों में बनी हो। एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर बता दीजिए, एक भी स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल या ब्रिजेस एक भी बता दीजिए जो नहीं हुआ है। दूसरी बात ये है, जो आदिवासी का ये इन्होंने अवैधानिक रूप से जो कार्ड खेला है, वो आदिवासी भाई बहन बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो आनंद फानन में जो इन्होंने रखा है, अपना विशेष सत्र रखा था, उसका कोई महत्व नहीं है। और मैं उचित शर्मा जी की बात में आना चाहता हूं। मैं उचित शर्मा जी की बात में बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि हमारे प्रत्याशी के सामने, जो कि एक ग्राउंड लेवल का प्रत्याशी है, जो कि एक सरपंच से लेकर विधायक बना हुआ है, उसके सामने सावित्री मंडावी जी कहीं टिकेंगी। और तीसरी बात यह है, मेन बात, अभी जो आपके सरकारी वाहनों पे जो शराब मिली है, जो कार्यकर्ताओं की, भाजपा के कार्यकर्ताओं की सक्रियता के कारण शराब मिली है, वो उसका बिल्कुल। चलिए सत्यप्रकाश जी को थोड़ा मौका दे देते हैं। केएस चौहान जी, आपने अपनी बात पूरी कर ली। सत्यप्रकाश जी, कांग्रेस के सरकारी कर्मचारी जी, देखिए चौहान जी शायद आप अपने 15 साल के जो कुशासन था उसको अभी आप याद कर लीजिए। पुलिस तंत्र कैसे काम करती थी, भूपेश बघेल जी की माता को आपने थाने में बिठा दिया था, तो वो भी एक समय था, वो भी याद कर लीजिए। और आज जब पुलिस अपने तरीके से काम करती है, झारखंड की पुलिस आई है चौहान जी, छत्तीसगढ़ पुलिस उनको पकड़ने नहीं गई है, झारखंड की पुलिस आई है। 2019 का मैटर, रघुवर दास जी उस समय मुख्यमंत्री थे, रमन सिंह जी ने फोन किया था उनको बचाने के लिए, तो क्यों बचाया उनको? पॉस्को अगर लगा हुआ था तो उनको क्यों बचाया गया? आपके काकेर के कोषाध्यक्ष युवा मोर्चा, उनको क्यों बचाया गया? इसका जवाब आप क्यों नहीं दे रहे? वो भागते फिर रहे, इसका जवाब आप लोगों को देना चाहिए। आरक्षण के विरुद्ध आप लोग, आदिवासियों के खिलाफ आप लोग खड़े होते, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है आरक्षण देने के लिए, आप उसके अंदर धक्का मुक्की करते हैं। आरक्षण आप लोग चाहते ही नहीं है कि आरक्षण मिले आदिवासियों का, आपके मोहम
भागवत जी का ये बयान आता है कि आरक्षण रोकने के समय आ गया, नहीं देने का समय आ गया है। उत्तराखंड में भी आपकी सरकार ने हल्फनामा दिया था कि दलितों और आदिवासियों को आरक्षण नहीं देना है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका चैनल दिखता है कि उचित सर के पास में जानना चाहूंगी, उचित सर आपका भी रुख करना चाहूंगी, अगर देखें तो जीत हार के नफे नुकसान क्या होंगे आगामी समय में? विधानसभा चुनाव भी है 2023 में, देखें तो क्या इसका फायदा भी हो सकता है, क्या इसका नुकसान भी हो सकता है? जी बिल्कुल प्रशंसा, ये काफी बड़ा मैसेज एक जाएगा 2023 के चुनाव के लिए। जिस तरीके से अगर आपका अगर सवाल ये है कि इस चुनाव के क्या मायने हैं 2023 के पर क्या परिणाम ला सकते हैं, तो नो डाउट कि दोनों ही पार्टियां को एक साइकोलॉजिकल प्रेशर में आएंगी। अगर उपचुनाव में कहीं सत्ता पक्ष हार जाती है तो एक लिटमस सेमीफाइनल जो बार बार विपक्ष ये कह रहा है कि 4 साल उन्होंने कुछ नहीं किया है, तो नो डाउट कि विपक्ष की जीत के रूप में देख सकते हैं और उनका मनोबल इससे काफी बढ़ जाएगा। ये 2023 के चुनाव में जो कांग्रेस के लिए बहुत ही सेटबैक का आप इसको ले सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी उत्साह वाली बात हो सकती है। वही इतर अगर आप इसको कांग्रेस फिर से जीतती है तो जो कांग्रेस का लगभग एक अपर हैंड तो भानु प्रतापपुर चुनाव में दिख भी रहा है कि एक अपर हैंड में बोल सकता हूँ, तो उनके लिए वही मायने है कि 5 साल हमने 5 चुनाव जीते हैं, जिसका उत्साह मरकाम जी को, उसकी क्रेडिट मरकाम जी को, मरकाम जी की अपनी सीट जो फिर से पुनः वो अध्यक्ष बनने का उनका चल रहा है, वो एक कहीं फिर से उसको बल मिल जाएगा, अगले 5 साल के लिए फिर से वो अध्यक्ष वाली जगह पे रह सकते हैं। और एक मैसेज जो भूपेश बघेल की एक जो उनके भूपेश है तो भरोसा है वाला जो मैसेज है, तो कांग्रेस को मनोबल काफी बढ़ जाएगा। तो नो डाउट कि जिस तरीके से ये अपने एक सेमीफाइनल या लिटमस टेस्ट इसको आप कहते हैं, तो वो कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव और दोनों के अपने अपने मायने हैं और एक साइकोलॉजिकल प्रेशर दोनों ही पार्टी पे आएगा। इसके परिणाम के साथ साथ उत्साह विपक्ष में लेके आएगा कि हम 2023 में फुल एफिशिएंसी के साथ, पूरी शक्ति के साथ इस चुनाव लड़े। वहीं सत्ता पक्ष इनको पुनः डिफीट करने की कोशिश करने के बाद ये मैसेज देना चाहेगी कि हमारे 500 साल बहुत बेमिसाल थे, भूपेश पे भरोसा था और 23 के चुनाव भी हम वैसे ही जीतेंगे। तो पूरा खेल यह साइकोलॉजिकल टेस्ट का है। बिल्कुल। के.एस. चौहान जी, अगर बात करें पिछली बार खैरागढ़ की आपकी घर की सीट चली गई, इस बार तो हालांकि आप लोग बेहद ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं और कह भी रहे हैं जिस तरीके से कि जनता इस बार बीजेपी प्रत्याशी को ही चुनेगी, और हम भी ये मानते हैं कि जिस तरीके से मनोज मंडावी, अब हालांकि अब वो हमारे बीच नहीं है, उनको जिस तरीके से हराया था 2008 में और विधायक चुने भी गए थे आपके जो प्रत्याशी हैं, तो क्या लग रहा है इस बार क्या जीत हासिल कर पाएंगे? उतना आसान रहेगा आप लोगों के लिए? क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि आपके प्रत्याशी के ऊपर आरोप भी लगे हैं, विवादों में भी वो रहे हैं। प्रशंसा जी, अनुच्छेद 20 में ये सिद्ध होता है कि आरोपी और अपराधी अलग अलग हैं। आप अपराधी नहीं बोल सकते हैं। अगर ये अपराधी होते या आरोपी भी होते ना, आरोपी भी होते, अपराधी तो बहुत दूर की बात है, आरोपी भी होते ना, तो झारखंड की जो पुलिस आई थी उनको पकड़ के लेके जाती है वो। आप एक बार रमन सिंह जी को बोल दिए तो फोन करते जो खैरागढ़ का चुनाव था वो इन्होंने के बलबूते पे नहीं जीता है, उन्होंने जिले के बलबूते पे जीता है। इन लोग को हर बार सर्वे करते हैं, हर बार क्या बोलते हैं, हार का जब पता चलता है तो कोई ना कोई शिगुफा छोड़ते हैं। और दूसरी बात, 2018 में कांग्रेस को वोट नहीं दिया था, कांग्रेस को वोट नहीं दिया था, उनके घोषणा पत्र को वोट दिया था छत्तीसगढ़ की जनता ने, जिसके साथ विश्वासघात किया छत्तीसगढ़ की जनता के साथ। उन्होंने शराबबंदी नहीं की, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लाया, 91,000 करोड़ का अतिरिक्त लोन यहाँ पर डाल दिया। ये बहुत सारी चीजें हैं जो अपने भी याद दिला दीजिए, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं। आज खैरागढ़ चुनाव आपने जिले की घोषणा की, ठीक है, जिले की घोषणा कर दी, आपने जिला बना दिया, लेकिन आपने 5 करोड़ रुपया भी उस वहां के जिले बनाने के लिए दिया। आप जाके देखिए, वहां पे काम हो रहे हैं, जिले के तौर पर काम हो रहा है। जनता सब समझती है और अभी जनता आपको समझ चुकी है कि आप इसके खिलाफ है, जनता के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला लंबित है आपका, उसके बाद विशेष सत्र आप बुला के ये आप कानून पास कर रहे हैं, वो ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। ये राज्यपाल जी का साइन होगा, उसके बाद कोई ना कोई फिर से, जैसे
पहले भी इनके ही केपी खांडे जी ने और कुणाल ठीक है, शुक्ला जी आपने ने अपनी बात पूरी पहले कर ली। ही उचित सर का मैं रुख करना चाहूंगी। उचित सर, अगर देखें तो जिस तरीके से सिंपैथी फैक्टर पर बात हो रही है, क्या ये इतना असर डालता है? आपकी स्टडी क्या कहती है? जी बिल्कुल डालता है, नो डाउट कि जितने भी उपचुनाव होते हैं, अगर किसी एमएलए का या एमपी का देहांत हो जाता है तो उसमें भावनात्मक काफी अटैचमेंट उनके परिवार से रहता है, उनके उस पार्टी से रहता है। तो विधानसभा की सीट हो या लोकसभा की सीट हो, ये फर्क डालती है। भावनात्मक अटैचमेंट जो है वो एक सिंपैथी वे, वो सिंपैथी वोट जो है उस पाले में पड़ते हैं। अनटिल अनलेस कहीं वो बहुत बड़ा कोई भ्रष्टाचार न हुआ हो, कोई बहुत बड़ा खेल ना हुआ हो, बहुत बड़ी कोई ऐसी कोई घटना नहीं हुई हो जो चुनाव को प्रभावित करती हो। तो ज्यादातर तमाम ऐसे जितने भी पूर्व के जो रिजल्ट आए हैं, पूर्व के जो अनुभव है, उससे तो देखने को मिलता है कि ये जो जितने भी भावनात्मक वोट है वो उस जिनका देहांत हुआ है उस पक्ष में जाते हैं, जिस पार्टी ने अपना साथी खोया है उस पक्ष में जाते हैं। अक्सर ऐसा होता रहा है। तो अगर आप अनुभव पूछें तो ये वोट जो है पूरे के पूरे मनोज मंडावी की तरफ भावनात्मक थोड़ा सा प्रेशर इनकी तरफ रहता है और उनको फायदा निश्चित तौर पर उनके परिवार के लोगों को उस पार्टी को मिलता है। बिल्कुल। सत्यप्रकाश जी, क्या इस बार आदिवासियों का साथ आप लोगों को मिल पाएगा? जो आरक्षण का मसला था वो तो आप लोगों ने टाल ही दिया है, और कब्जा बरकरार रख पाएंगे क्या? और एक सवाल ये भी है कि बीजेपी को इतने हल्के में क्यों लेते हैं आप लोग? बीजेपी, क्योंकि आप देखिए प्रशंसा जी, आप इतने सामान्य पत्रकार हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए तो बीजेपी को जनता ही हल्के में ले रही है। तो हम क्या, हम तो एक राजनीतिक दल है, हम क्या लेंगे? पूरी जनता उनको हल्के में ले रही है, जनता का साथ उनको नहीं मिल पा रहा है तो जनता उनको हल्के में ले रही है। हम तो एक राजनीतिक दल है, हम तो उनको और हल्के में लेते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल के ये समझ रही है कि भाजपा है ही नहीं किसी रेस में। चाहे आप अगले साल विधानसभा की बात कीजिए, अभी भानु प्रतापपुर की बात कर लीजिए। और रहा सवाल आदिवासी भाई बहनों का, तो आदिवासी भाई बहन शुरू से लेकर अभी तक कांग्रेस पार्टी के साथ है। बस्तर की आप समाज की बात कर लीजिए, जितने 12 में से 12 सीटें और पूरे आदिवासी क्षेत्र 29 में से 28 सीटें अभी भी कांग्रेस के पास है। तो आदिवासी समाज हमेशा शुरू से आज तक कांग्रेस के साथ रहा। और ये जो विधेयक है वो कानून बनेगा, आज शाम तक राज्यपाल महोदय ने ये बोला है कि साइन कर देंगे, तो हम तो कानून लेके आ रहे हैं, हम तो उसको नहीं टाल रहे हैं। इनको टालने का काम बीजेपी ने किया था। हाई कोर्ट में केस जाता है, उसको लड़ते नहीं है, आयोग की रिपोर्ट नहीं पेश करते हैं, तो खिलाफ में तो इन लोग आदिवासियों के खिलाफ। एक जो इन्होंने आरक्षण, सत्यप्रकाश जी, एक और सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये रहेगा कि आदिवासी समाज की तरफ से, सर्व आदिवासी समाज की तरफ से अकबर राम कोर्राम भी मैदान में है, तो आपको नहीं लगता कि उनको भी वोट मिल सकते हैं? आदिवासियों का रुझान उनकी ओर भी हो सकता है? वो अकबर राम कोर्राम जो खड़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा की कुनीति की वजह से। और दूसरी बात, तो उन्होंने पहले नामांकन भर दिया, विशेष सत्र आया है, तो अब जो विशेष सत्र के जो विधेयक आया है उसका कानून बन जाएगा। आदिवासी हमारे साथ है, अकबर कोर्राम जी पहले नामांकन भर चुके थे, इसलिए वो खड़े हैं। मगर पूरे अगर आदिवासी समाज की अगर बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के साथ है, क्योंकि विधेयक आ चुका है, कानून बनेगा और आज शाम तक राज्यपाल महोदय की सिग्नेचर हो जाएगा। मैं तो बल्कि चौहान जी को एक बात और बोलना चाहूंगा, आपका एक रिएक्शन मैं लेना चाहूंगी, आपका एक रिएक्शन। जिस तरीके से अकबर राम कोर्राम मैदान में है, आपको क्या लग रहा है, क्या इसका असर पड़ सकता है दोनों ही दलों पर, बीजेपी कांग्रेस पर? जी बिल्कुल, ये तीसरे कैंडिडेट जो है उन्होंने पूरा रोचक कर दिया इस चुनाव को, 2022 के उपचुनाव को। अकबर राम कोर्राम जो है वो एक सर्वआदिवासी समाज से आते हैं, सर्वआदिवासी समाज का उनको आशीर्वाद प्राप्त है और वो उसको वोटों में तब्दील करने की वो काफी कोशिश करेंगे। आदिवासी उचित सर, एक बात जैसे कि कांग्रेस कह रही है, सत्यप्रकाश जी अभी कह रहे थे कि आदिवासी समाज उनके साथ खड़ा है, तो फिर ये निर्दलीय क्यों चुनाव लड़ा जा रहा है? आदिवासी, ये सत्यप्रकाश जी क्या मैं बोलूंगा कि इस बात में दो मत हो सकते हैं, तो वो बात सच है वो, लेकिन पूर्णतः सच नहीं है सत्यप्रकाश जो कह रहे हैं। आदिवासी धड़ा इनसे नाराज है कांग्रेस जी। समाज ने अपना एक विकल्प उनको देने की कोशिश की भानु प्रतापपुर की जनता को, और वो बहुत सशक्त विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। वो चुनाव में अगर वही आज उनके ही वोट परसेंटेज पे पूरा खेल जो है वो समझ में आएगा, क्योंकि ये खेला जो है वो अकबर राम कोर्राम कितने वोट पाते हैं उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ बिल्कुल, ये तो जनता जनार्दन तय करेगी। उचित सर, मैं एक और रिएक्शन बीजेपी प्रवक्ता का ले लेती हूँ। हमारे साथ के.एस. चौहान जी जुड़े हुए हैं जिस तरीके से। के.एस. चौहान जी, आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा तो टफ है आप लोगों के लिए, क्योंकि उपचुनाव के जो नतीजे हैं वो तो है ही, भूपेश सरकार का छत्तीसगढ़ मॉडल भी है, ऊपर से सिंपैथी फैक्टर भी यहाँ पर इन्होंने खेल दिया है, तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा बहुत तो आप लोगों को भी अंदर ही अंदर डर लगा हुआ है कि आखिरकार नतीजे किस ओर जाएंगे?
प्रशंसा जी, जो भानु प्रतापपुर की जो तासीर है ना, जनता की तासीर है ना, वो बहुत ज्यादा जागरूक है। ऐसा हम देखते नहीं है कि आम रैलियों में आप एक मंत्री को आप आक्रोशित होकर आप उससे सवाल जवाब कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा आक्रोशित है और इसीलिए आपको उनको रोका गया था। इसके बारे में पहले जारी हुआ था, एक पत्र जारी हुआ था, उसमें आदिवासी भाई बहनों को बिकाऊ बोला। बिल्कुल बिल्कुल। के.एस. चौहान जी, समय की कमी है, आप ये बताइए क्या आदिवासियों के साथ आप लोगों के साथ है, इस बार क्या जीत मिल पाएगी? जी बिल्कुल, हम यहाँ पर पूर्ण बहुमत से बहुत अच्छे पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं। एक आखिरी रिएक्शन में ले लेती हूँ सत्य प्रकाश जी, आप अपना एक छोटा सा रिएक्शन बिल्कुल एक लाइन में। जी मैं तो बस ये बोलूंगा, जनता भानु प्रताप को जनता भूपेश बघेल जी के नाम और काम के साथ है और हम बहुत भारी अंतरों से वहां पे जीत रहे हैं। भाजपा चलिए, दावे वादे मजबूत हैं और देखने वाली बात होगी कि जनता किसका साथ देती है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से दावे तो कई किए जा रहे हैं दोनों ही राजनीतिक दल की ओर से, लेकिन अब फैसला जनता को करना है और 8 दिसंबर को जिस तरीके से नतीजे आएंगे उसके बाद साफ हो जाएगा कि आखिरकार जनता जनार्दन ने किसको चुना है। इसी के साथ RND में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए RND 24 के साथ।